अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्लड। ब्लड मतलब खून। सबसे पहला पॉइंट, जो आम एक इंसान की बॉडी होती है, जो जवान अडल्ट का मतलब होता है जवान इंसान का जो बॉडी है उसके अंदर तकरीबन 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है। लेकिन 18 से 35 साल या 16 से 35 साल के करीब करीब ये जवान इंसान होता है, एक नौजवान इंसान, उसकी बॉडी में तकरीबन 5 लीटर ब्लड होता है। बच्चों में थोड़ा सा कम होता है। ब्लड जो है वो एक टिश्यू है। ब्लड इज़ अ लिविंग टिश्यू है, एक जानदार टिश्यू या जिंदा टिश्यू कह लो। टिश्यू मतलब सेल्स, ज़्यादा सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना देते हैं। ये 4 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है असल में ब्लड, जो चार चार चीज़ों से बनता है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स जो है ना, सबसे पहला पार्ट जो है वो रेड ब्लड सेल्स, ये 41% होता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स 4% होते हैं। आपकी बुक में पिक्चर में ये वाले नाम नहीं लिखे हुए, उन्होंने इन सारी पिक्चर्स को लेबल करके एक ही लाइन में नाम नहीं लिखे, तो डायग्राम में लाइनों को मिला दिया और वाइट ब्लड सेल्स ही कह दिया। ये इसकी डिफरेंट, असल में वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उनके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए इनका नाम भी डिफरेंट होता है। ये हम आगे वाइट ब्लड सेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये नाम याद करने की नहीं ज़रूरत, आगे भी नहीं करने की ज़रूरत, ये सिर्फ समझाने के लिए था, पिक्चर लगाई थी। तो वाइट ब्लड सेल्स 4% होते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। साइट्स का वर्ड यहाँ पे भी आएगा, उसको सेल्स उसका मतलब होता है। 0.01% होते हैं और प्लाज्मा 55% होता है। सबसे ज़्यादा जो ब्लड को बना रहा होता है या ब्लड का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है, 55%। ये आगे कन्फ्यूजन एक आएगी, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो ब्लड का पार्ट है सबसे ज़्यादा वो प्लाज्मा है। अच्छा, ये सारे ब्लड के जो पार्ट्स हैं वो प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे हैं। द येलो वाटरी लिक्विड इसको कहते हैं, या ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं प्लाज्मा को। यानी कि अब ये येलो कलर का लिक्विड है प्लाज्मा, इसके अंदर सारा कुछ तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मतलब तैरना। प्लेटलेट्स इसके अंदर तैर रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स इसके अंदर तैर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स इसके अंदर तैर रहे हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है ब्लड का वो रेड ब्लड सेल्स है, ये पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। साइट्स का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब सेल्स होगा, आगे भी ये साइट्स का वर्ड आएगा। अच्छा, एक जो ब्लड ड्रॉप होता है उसके अंदर 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के वाले से। आगे जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। तो अभी हम चलते हैं पिछली डायग्राम पे, तो वहां से मैं समझाता हूँ आपको किस तरह इसका क्या मतलब है। इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लें। जिन मेन पार्ट से बना है उनमें सबसे ज्यादा तादाद है प्लाज्मा की। ठीक है, ये ब्लड जिनसे बना है मिलके 4 मेन पार्ट से बना है, उसके अंदर सबसे ज्यादा रेशो किसकी है? प्लाज्मा की। लेकिन जो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स मौजूद हैं, सेल्स यहाँ पे, अब ये प्लाज्मा सेल नहीं है, ठीक है, ये वाटरी लिक्विड स्ट्रक्चर या सब्सटेंस कह लो। तो ये क्या है जो सेल्स उसने पूछे हैं? सेल्स अब वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं और रेड ब्लड सेल्स भी हैं। तो अब रेड ब्लड सेल्स कितने हैं? 41%। अब बाकी सारे कम परसेंटेज है उनकी, तो इसलिए अगर सेल्स पूछे तो रेड ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर वो पूछे कंपोजिशन, यानी कि जो सबसे ज्यादा है ब्लड को बना रहा है, वो क्या है? प्लाज्मा है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट, कि इनकी शेप किस तरह की होती है? राउंड शेप होती है। ये देखें, ये गोल सी है। बोथ सरफेसेस आर होलोड, यानी कि ये देखें, ये अंदर वाली जो सतह है इनकी, ये देखो, ये अंदर को दंसे हुए हैं। ये क्या है? खाली है। अब अंदर से तो खाली हुए, बस दरमियान से एक ये हल्की सी तह लगी हुई है, कह सकते हैं। दिस शेप इज कॉल्ड बाइकनकेव डिस्क। बाइकनकेव डिस्क का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ा होगा, यहाँ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो वो क्या होते हैं? दरमियान से पतले होते हैं और साइडों से मोटे होते हैं। अब ये देखें, ये साइडें इसकी मोटी हैं ब्लड सेल्स की, अंदर से पतले हैं, बिल्कुल बारीक सी लेयर है। तो बाइकनकेव डिस्क की भी इस तरह करके शक्ल होती है। ये देखें, इस तरह करके, ये देखें, साइडें मोटी और दरमियान से क्या है? पतले हैं। ये देखो, दरमियान से बिल्कुल पतले हैं। तो ये भी इसी तरह साइडें मोटी और दरमियान से पतले। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ 100 डेज के लिए जिंदा रहते हैं, फिर ये डेड हो जाते हैं और फिर ये लिवर में आगे पहुंच जाते हैं और वहां से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अच्छा, वो बहस अलहदा है। ये रेड इसलिए क्या है? ये 2 पॉइंट्स, रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में बनते हैं, और दूसरा इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये इसलिए लिखे हैं कि ये दोनों है ना, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में जो सिमिलरिटी है ना, वो ये है। ये उसके भी, वो भी बोन मैरो में बनता है, ये भी, और ये भी बोन मैरो में बनता है, और ये भी, इनके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, उसके बाद ये वाला पॉइंट आप जरा साथ कर लें, ये पहले पढ़ लेते हैं, 10 वाला वो बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है इनकी
वो इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब इलास्टिक की तरह वो, यानी कि उसको किसी तरह भी हम खींच के लंबा छोटा कर सकते हैं। इलास्टिक के अंदर इलास्टिसिटी होती है ना, कि वो शेप चेंज कर सकते हैं हम उसकी। तो इसी तरह ये भी अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या है, ये इलास्टिसिटी की वजह से वो उसको इजाज़त देती है कि वो अपनी शेप को चेंज करे, जिसकी वजह से वो तंग से तंग, नैरो मतलब तंग से तंग भी ब्लड कैपिलरीज, खून की जो नालियां उनमें से गुजर सकें, ताकि उनकी शेप चेंज हो जाए, वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, रिलैक्स हो जाए। रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली लाइन, इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर। अच्छा, रेड केमिकल जो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये इनके अंदर होता है। रेड केमिकल कॉल्ड हीमोग्लोबिन गिव्स रेड कलर टू रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है रेड, वो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन उनके अंदर एक केमिकल है। और यही हीमोग्लोबिन जो है, ये इसके अंदर होती है खसूसियत, ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ है ना चिपका लेता है। जिस तरह मैग्नेट मैग्नेट आयरन के साथ चिपकता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ चिपक सकती है। तो वो लंग्स के अंदर जब आती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है। तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, और वो फिर पूरी बॉडी में इस तरह ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। साइट्स का वर्ड आ गया, मतलब सेल्स। 1 mm³ जो ब्लड का होता है, उसके अंदर 6000 से ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये 1 mm³ का मतलब भी होता है छोटा सा ड्रॉप कह लें ब्लड का, बहुत छोटा, बिल्कुल छोटा सा। एक बड़ा ड्रॉप होता है, एक छोटा होता है, छोटा कह लें, बिल्कुल छोटा साइज का। अच्छा, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। रेड ब्लड सेल्स की टाइप्स नहीं थी, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। वो आपको ऊपर मैंने दिखाई हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह, वो पिक्चर में, ठीक है। आपकी बुक पे तो नहीं बनी हुई, लेकिन वैसे वो मैंने ऊपर दिखाई थी, पीछे करके वीडियो देख रहे हैं आप भी। अच्छा, वो डिफरेंट टाइप्स के नाम से, लेकिन बुक में नहीं लिखी तो रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, वो बस समझाने के लिए ये वाला पॉइंट पिक्चर लगाई थी। अच्छा, जो एवरेज साइज होता है आमतौर पे वाइट ब्लड सेल्स का, वो 2 गुना बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल्स से, ठीक है। उसके बाद ये 2 सिमिलैरिटीज हैं, ये ऊपर भी थी पहले भी, इनके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन है और बोन मैरो में ही बनते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर नहीं था, इसीलिए ये इनकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन वो ज्यादा है, लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। हर जो टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट शेप का होता है। अगर अब हमारे पास 3-4 टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स पड़े हैं, वो जो ऊपर टाइप्स पढ़ी हैं हमने, ठीक है, पिक्चर में, तो हम किस तरह पता लगा सकते हैं, उनकी न्यूक्लियस की शेप से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है वाइट ब्लड सेल्स की। उसके बाद जो फंक्शन है वाइट ब्लड सेल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा 2 पार्ट्स में आगे कन्वर्ट किया, वो मैं बताता हूँ क्यों। वाइट ब्लड सेल्स का असल काम क्या है कि बॉडी को डिजीजेस से बचाना या उनके साथ लड़ना। ये एक किस्म के हमारी बॉडी के क्या है, फौजी हैं। ये फौजियों का क्या काम होता है कि जो भी कोई दुश्मन आए उससे लड़ाई करना और उसको मारना और भगाना। इसी तरह ये भी क्या करते हैं, जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको मारते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनको मार के बॉडी से निकाल देते हैं। अब पढ़ते हैं, वाइट ब्लड सेल डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, जरा यानी कि बीमारियों से लड़ते हैं या जरासीमों से लड़ते हैं, ये लिख लो। जर्म्स भी लिख सकते हैं, तो बहरहाल ये भी ठीक है। वाइट, ये लिख सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कैन किल द जर्म्स या बैक्टीरिया, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये अगली लाइन, ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली हर वक्त देखते रहते हैं बैक्टीरियाज की तरफ कि कहीं हमारी बॉडी में आ तो नहीं गया। दे आर वाचिंग फॉर बैक्टीरिया। तो जैसे ही वो आता है, वो उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसके साथ जंग करने लग पड़ते हैं, उसको मारने लग पड़ते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह बाय इनगल्फिंग दैम। इनगल्फिंग मतलब निगलना, अंदर उसको खा जाते हैं और इसके इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। अब ये फर्ज करो, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये एक था बैक्टीरिया या कोई डिजीज सही आ गई हमारी बॉडी के अंदर, जर्म कह लें। तो क्या इसने देखा, ये था वाइट ब्लड सेल, इसने देखा तो ये क्या करेगा, इसको खा जाएगा, इसके गिर्द लिपट जाएगा। अब इससे तो ये तो वाइट ब्लड सेल से हमारी बॉडी को टच हो रहा है या ब्लड को टच हो रहा है, इससे तो कोई नुकसान नहीं होगा हमारी बॉडी को। लेकिन जब ये अकेला फिर रहा था ये बैक्टीरिया, तब ये हमारी ब्लड के साथ लग रहा था और वो नुकसान पहुंचा रहा था। अब उन्होंने इनगल्फ कर लिया, अब हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, यानी कि उसने उसको खा लिया, मार दिया किस्म का। अच्छा, जब वो खा जाता है, लेकिन उसके अरसे के बाद क्या होता है कि थोड़े अरसे के बाद ही ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, जब इसको खाता है, इनगल्फ करता है बैक्टीरिया को, तो साथ ही फिर कुछ अरसे के बाद ये खुद भी वाइट ब्लड सेल्स, ये वाला जो है ना, ये मर जाएगा, ये वाला, क्योंकि उसके अंदर क्या था, ये पॉइजन है उसके अंदर। अब ठीक है, अब उसने जब जहर ने अपना काम दिखाया है, जहर इसको लड़ गया ये वाले वाइट ब्लड सेल्स को,
तो अब ये सिर्फ इसको ही मारेगा, बाकी बॉडी को हार्मफुल नहीं करेगा। अच्छा, तो जब ये मर जाएगा ना, तो पॉइजन की वजह से जो उसके अंदर था, तो इन हमारी जहाँ पे हमारे इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं, बाज़ दफ़ा हमने वहाँ से एक येलो कलर की पस सी निकल रही होती है। तो वो क्या होती है, वो असल में पस नहीं होती, वो जो मरे हुए वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो वहाँ से निकल रहे होते हैं। कभी आपको चोट लगे तो वहाँ से बाज़ दफ़ा येलो कलर की पस निकल रही होती है, वो असल में मरे हुए वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है हर जगह से जहाँ पे चोट लगे वहाँ से पस निकले, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे इन्फेक्शन होगा ना, ये देखें इन्फेक्शन का वर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया जहाँ पे होगा वहां से दरअसल निकलेगा, क्या निकलेगी, ये पीप सी निकलेगी, पस जिसको कहते हैं हम। तो वो असल में मरे हुए वाइट ब्लड सेल्स हैं। अच्छा, कुछ जो हैं वाइट ब्लड सेल्स, अब वाइट ब्लड सेल्स की कितनी टाइप्स थी, अब उसमें से कोई एक टाइप ऐसी है, वो क्या करती है, एक केमिकल रिलीज करती है। क्या बनाती है, केमिकल बनाती है, उसका क्या नाम है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज नहीं पढ़ना, इसको एंटीबॉडीज पढ़ना है, ठीक है। बच्चे ग्रामर में थोड़ी सी गलती करते हैं। अच्छा, अब ये एंटीबॉडीज भी एक किस्म के वाइट ब्लड सेल्स ही हैं, तो इनका फंक्शन एंटीबॉडीज का भी वो पूछ सकता है पेपर में, एंटीबॉडीज का क्या है। तो एंटीबॉडीज का पूछा तो ये ऊपर वाला ना लिखने लग पड़ना, ये नीचे वाला लिखना है, इसलिए मैंने थोड़ी सी हेडिंग दे दी है। ये क्या करता है, जर्म्स को मारता है जो जरासीम होते हैं, और उनको इस तरह एंड चेंज पॉइजनस केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय जर्म्स इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। अब ये जो था, ये फर्ज करो एक जर्म है, इसने कोई केमिकल रिलीज किया या जहरीला कोई केमिकल रिलीज किया, बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया, ये जो लिखा हुआ है इस लाइन में, पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस बाय जर्म्स, किसी जरासीम की वजह से वो पॉइजनस केमिकल बन गया। तो वो क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज क्या करेगा, उसको कुछ इस तरह करेगा कि उसको ऐसे इस तरह मार देगा या तब्दील कर देगा कि अब ये हमारी बॉडी में फर्ज करो रहे भी तो ये हार्मलेस, यानी कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब एंटीबॉडीज इसके साथ मिल गई हैं, उन्होंने इसको मार दिया है, लेकिन अब ये अगर हमारी बॉडी में रहेगा भी तो ये हमारी बॉडी को नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन ये वाला प्रोसीजर और था, ये पीछे वाइट ब्लड सेल्स का पड़ा, ये सिर्फ एंटीबॉडीज का है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इसको इसकी वैक्सीनेशन ही कर देती हैं। अब ये हमारी बॉडी में रहे भी ना तो ये नुकसानदेह नहीं है, बेशक फिरता रहे हमारी बॉडी में, बॉडी से इसको कोई नुकसान नहीं होगा। बेशक ये ऐसे ही इसको इसके इर्द गिर्द वाइट ब्लड सेल्स का लिपटना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब इसके अंदर एंटीबॉडीज आ गई हैं, वैक्सीनेशन सी हो गई है इसकी। तो अच्छा, सम एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड फॉर मंथ्स और ईयर्स इवन व्हेन यू रिकवर फ्रॉम अ डिजीज। अच्छा, ये वाली जो एंटीबॉडीज है ना, ये जिन्होंने मारा होता है इसको, ये अब ये इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज उसने बना दी है हमारी बॉडी में। अच्छा, कुछ ने तो वो जरासीम को मार दिया, ठीक है, और हार्मलेस सब्सटेंसेस में उसको चेंज कर दिया, लेकिन कुछ बच जाएंगी एंटीबॉडीज, यानी कि जिन्होंने जो उसने रिलीज किया उसको जरासीम के साथ लड़ने के लिए। अच्छा, वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो हमारे कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए हमारी बॉडी में रहेंगी। उसकी वजह क्या है, ताकि वही वाली डिजीज हमारे ऊपर दोबारा हमला ना कर दे, या उससे हमें दोबारा ना इन्फेक्शन हो जाए, हम दोबारा ना बीमार हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बुखार चढ़ता है, कुछ अरसे के लिए उतरता है, 1-2 दिन के बाद दोबारा बुखार चढ़ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो असल में सही तरह वो कुछ हमारी जहाँ पे हम रह रहे होते हैं वहाँ पे उसके कुछ जरासीम होते हैं, हाँ, वो चारपाई वगैरह पे या बिस्तर पे लगे होते हैं। तो वो हम जब 1-2 दिन फिरते हैं तो वो हम बाज़ दफ़ा बिस्तर चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसको धोते नहीं है, तो वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो दोबारा लग जाते हैं। लेकिन वो अगर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होंगी तो उन्होंने पहले ही उसको मारा होगा, उनको पता होगा कि हमने किस तरह इसके साथ लड़ाई करनी है, तो वो उसको दोबारा मार देंगे। जिस तरह एक न्यू बैट्समैन आता है, उसका बाज़ दफ़ा बॉलर्स को नहीं पता लगता कि इसको हमने किस तरह आउट करना है, इसका वीक जोन क्या है। इसी तरह एंटीबॉडीज जो है ये भी इसका वीक जोन डिटेक्ट कर लेती हैं, इसका तरीका पता लग जाता है, उन्होंने किस तरह इनको मारना है, इसलिए वो फिर इसको आसानी से मार लेती हैं।